नमस्ते मित्रों, हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य की स्तंभ और सुप्रसिद्ध वरिष्ठ लेखिका चित्रा मुद्गल जी की लिखी हुई कहानी अपनी वापसी। तो शुरू करें कहानी अपनी वापसी। वो जाग गई। किचन से रिन्नी के जोर जोर से बोलने का हठीला स्वर धड़ल्ले से उसके कमरे में घुसा चला आ रहा है। वो शायद मैगी से उलझ रही है। रोज सुबह यही हड़बोंग होती। चारों ओर से मैगी की पुकार मचती। तीनों बच्चे एक साथ उठते। किसी को हल्की चाय चाहिए, किसी को ब्लैक कॉफ़ी, किसी को बाथरूम में गीज़र से गर्म पानी। उसकी समझ में नहीं आता कि बच्चे देर से क्यों उठते हैं और एक साथ उठकर कटिया युद्ध मचाते हैं। कई दफ़े वो धैर्य से उन्हें समझा चुकी, चेतावनी दे चुकी कि वे रात में देर से सोने की आदत छोड़ें ताकि सुबह उनकी नींद समय पर खुल सके और वे अपने अपने कार्यक्रमों के मुताबिक इत्मीनान से तैयार हो सकें। मैगी कोई छूमंतर नहीं। अकेली जान क्या क्या करेगी, कहाँ कहाँ दौड़ेगी। हालांकि दीनू भी घर के कामों में मैगी का हाथ बटाता है, पर साहब के घर छोड़ने से पहले नहीं। साहब के उठने से पहले वो उनकी गाड़ी से लेकर जूते तक चमका डालता, फिर उनकी बैटरी तैयार करता और ट्रे लिए उनके कमरे में झांक लेता कि मेम साहब उठ गई हैं या नहीं। वो जग गई होती तो उसे इत्तला दे देता कि साहब उठ गए हैं, यानी कि चाय तैयार है। और अगर हरीश के साथ चाय पीनी है तो फौरन उठकर उनके शयन कक्ष में आ जाए। हाँ, उन सबके पास अपने अलग अलग कमरे हैं। ये उसका सपना हुआ करता था जब उसके पास मात्र एक फ्लैट था। पड़ोस के अडवाणी दंपति ने जब लंदन जाकर अपने बहू बेटे के पास जीवन के शेष दिन बिताने का फैसला किया तो उसने हरीश को उनका फ्लैट खरीद लेने का सुझाव दिया। हरीश को उसकी दूरदर्शिता भा गई। घर बड़ा हो गया, पूरे फ्लोर तक फैलकर। उसे क्या पता था कि अलग अलग कमरे पाकर एक ही घर में कई कई घर उगाएंगे। रिन्नी का स्वर शांत हुआ। धमक भरी पदचाप उसके कमरे के करीब से गुजरी, यानी वो अपने कमरे में गई। रिन्नी उसकी मंझली संतान है। 20वें बसंत में कदम रखती अलहड़ अलमस्त नवयुवती। कभी रिन्नी पर उसकी नज़र टिकती है तो उसके तराशे नयन नक्श के चुंबकीय आकर्षण में बंद वो ठगी सी खड़ी रह जाती है। अजीब सा सम्मोहन है उसके व्यक्तित्व में, उसके रेशम से बालों में और बालों में रह रहकर उंगलियां फिराने के उसके अनोखे अंदाज में। हैरत होती है, इतने खूबसूरत बाल ना उसके रहे हैं ना हरीश के, न मायके ससुराल वालों में ही किसी के। उसे लगता है रिन्नी के आज टॉप मॉडल होने का सबसे बड़ा राज उसके रेशम से मुलायम काले लंबे और घने बाल ही हैं। उसके स्पेशल शैम्पू की मॉडलिंग की एक कमेंट्री है। रिन्नी को अपने व्यक्तित्व की गठन और व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा पर गर्व है। इस वक्त मैं सबसे महंगी मॉडल हूँ। गर्वोक्ति सुनकर अनमयस्कता हो आती है, अपनी बोली लगाने जैसी कुछ छिछली सी मनोवृत्ति, जिसे आज का युवा वर्ग प्रतिष्ठा के प्रतिमान के रूप में तमगों सा लटकाए अपनी श्रेष्ठता अश्रेष्ठता में जीता, उसी से औरों को प्रभावित और आतंकित करने की चेष्टा में लगा रहता है। विचित्र लगता है उसे। हरीश को ऐसा नहीं लगता। वे रिन्नी की बढ़ती हुई मांग और शोहरत से गर्वोन्नत हो उठते हैं। अच्छी कंपनी का विज्ञापन पाने पर उसे बधाई देते हैं, उसकी पीठ ठोकते हैं और उसके अधिक सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। उसे प्रेरित करते हैं कि वो फिल्मों को अपना कैरियर क्यों नहीं बनाती, जहां उसकी प्रतिभा के लिए अधिक बड़ा मंच है। ऐसी बातों पर उसके आपत्ति प्रकट करने पर वो झिड़क देते। किस जमाने की बात कर रही हो? अपने जमाने में तुम्हारा कॉलेज जाना क्या सबसे बड़ा दुस्साहसी कदम नहीं था? हरीशी क्यों, पूरा घर उसकी प्रतिक्रियाओं पर मिलजुल कर उसका उपहास उड़ाता। हरीश का तकिया कलाम बन गया है। तुम रही वही की वही आटे बाटे वाली, मतलब सुल्तानपुर वाली। हरीश की देखा देखी बच्चों ने भी फिरकी लेनी शुरू कर दी। जी दुख जाता है उसका। तिस पर उससे अपेक्षा की जाती है कि वो मजाक को मखौल के तौर पे न ले। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनसे बराबरी पर मिले, बोले, बैठे, बतियाए, हंसे। हरीश की भांति उनकी उल्टी सीधी हाँ में हाँ मिलाती ही करती रहे, छोटे बड़े का लिहाज बगल कर दे। इस उम्र में उन्हें चाहिए कि वे उनका ख्याल करें, लिहाज करें, ना कि वो मैगी
मैगी लगभग दौड़ती हुई कमरे में दाखिल हुई। शायद उसकी आवाज़ की कर्कशता से मैगी घबरा गई, क्योंकि उसके कुछ कहने से पूर्व ही वो रटे हुए तोते सी बोलने लगी कि दीनू अभी अभी उसके कमरे में झांक कर गया है और उन्हें सोता हुआ पाकर उसने जगाया नहीं। साहब उठ गए मेम साहब। मैगी ने ठीक कर्तव्य याद दिलाने जैसी तत्परता दिखलाई, यानी कि उसकी दिनचर्या शुरू। उसे फौरन हरीश के पास चाय पीने पहुंच जाना चाहिए। हरीश के पास समय का घोर अभाव है। अगर वो इसी समय उनके पास नहीं पहुंची तो हो सकता है आज पति से मिलने का अवसर चूक जाए। हरीश अक्सर देर से आते हैं और उसके पास जागने और उनकी प्रतीक्षा करने का कोई कारण नहीं होता। वे प्रायः जरूरी मीटिंगों से घिरे रहते हैं और वे सभी मीटिंगें आधी रात से पहले सोने नहीं जाती। पहले पानी ले आओ, जवाब की प्रतीक्षा में खड़ी टकटकी लगाए ताकती मैगी से उसने कहा तो वो अबूझ सी खड़ी जगह से हिली ही नहीं। हफ्ते भर से तांबे के लोटे में पानी भर कर रख रही हो ना? जी। रखा है तो ले आओ। जी। बैठी नहीं लेगा? पहले पानी पीऊंगी, कितनी बार समझाया। कौतूहल समेटे मैगी पानी लेने चली गई। उसका कौतूहल स्वाभाविक है। नियम दो ही स्थितियों में टूटता है, या तो साहब शहर से बाहर हूं या वो अस्वस्थ हो। हफ्ते भर पहले की बात है। मेजर घर आए। हरीश के पुराने दोस्तों में से हैं। सेना में होने की वजह से उनके अक्सर तबादले होते रहे। अब की बार 8 साल बाद पुनः उन्हें बंबई स्टेशन मिला। मेजर के शहर में होने की खबर से उसे बेइंतहा खुशी हुई। आते ही वही चिरपरिचित परिहास भरी चुटकी, बिना सूचना दिए आया हूं, तुमसे अकेले ही मिलना चाहता था। सोचा अगर तुम्हें फ़ोन कर दूंगा तो तुम उस उल्लू के पट्टे को भी खबर कर दोगी। काम धाम छोड़कर मूसलचंद साक्षात हमारे बीच होगा। बाय द वे, खलनायक है कहाँ? वो प्रतिक्रिया में हंसी से दोहरी होने लगी। ठीक किया ना? आप भी। वो आगे कुछ नहीं बोल पाई, हंसी थम ही नहीं पा रही थी। शकुन, तुम बिल्कुल नहीं बदली। इतनी उन्मुक्त हंसी मुझे किसी स्टेशन पर नहीं मिली। अलबत्ता अरुणाचल में एक लड़की जरूर मिली, मगर उसके मसूड़े नजर आने लगते थे। सुनकर शोडिसी सी वो लजाई और अपने ऊपर चौंकी। वो अब भी लजा सकती है? उसे स्वयं पर अचरज हुआ, जबकि उसे यही सोच कचोटती रहती थी कि वो 45 की हो रही है, प्रौढ़ा, बुढ़ापे की ओर बढ़ती, श्रीहीन, मन से, शरीर से, बालों में सगनाती सफ़ेदी जिसे रगने की इच्छा होते हुए भी वो क्या करना है, किसे दिखाना है, सोच कर टाल जाती। चेहरे की मालिश करेगी ये निश्चय करके भी वो फिर उसी विरक्ति में डूब जाती। अब किसे उसमें दिलचस्पी होगी, किसे परवाह। ओह, तुम्हारे शर्माने का अंदाज भी नहीं बदला। मेजर ने काई की सतह को खलबला कर हटा दिया। मैले पानी का कुछ तो चेहरा निकला। हाथ डालकर तलछट के खरपतवार बीन क्यों नहीं लेती? जानती हो शकुन, बरसों बाद अचानक हम किसी को ज्यों का त्यों पाकर खुद भी पिछले वक्त में लौट जाते हैं। वे पिछले वक्त में लौट पड़े। अपने कॉलेज के दिनों की बातें, परिवार की बातें, मेजर के अनुभव, जीवन और तेजी से बदलती जीवन शैली का आधुनिक रवैया, वर्तमान समाज और उसकी अस्वस्थता। स्वास्थ्य की उपेक्षा पर मेजर बनावटी रोष के साथ उसे लंबा चौड़ा भाषण पिलाने लगे। हमारा सबसे बड़ा दोष है कि हम शरीर से कोल्हू के बैल की तरह काम लेते हैं। उसकी देखरेख के लिए पूरे दिन में 5 मिनट भी खर्च नहीं करते। अपने लिए, सिर्फ अपने लिए तुम आधा घंटा निकालो। तुम एलोपैथिक दवाइयाँ खाना तो बंद करो, इसके दुष्प्रभाव बड़े बेढब होते हैं। देखो शकुन, सारी बीमारियों की जड़ पेट है। तुम सबसे पहले बासी मुंह तांबे के लोटे में पानी पियो। प्रेशर आ जाए तो ब्रश व्रश से निपट कर हल्का सा व्यायाम करो। योग का एक आध आसन या सबसे आसान तरीका है सुबह की नियमित सैर। कुछ ही दिनों में देखना तुम्हारी खोपड़ी और घुटनों का दर्द उड़न छू हो जाएगा। सोकर कितने बजे उठती हो? नहीं नहीं, सूरज को उठकर दर्शन दो शकुन। सूरज को देखे हुए कितने महीनों सालों हो रहे। उगता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज देखने तो वे दार्जिलिंग या कन्याकुमारी जाते हैं। निश्चय कर लिया कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को नियमों में बांधेगी, मुक्त होने के लिए। ठीक ही कहते हैं मेजर, अपने अभिभावक स्वयं बनो। स्वयं अपनी देखभाल न करो तो कोई बात नहीं बनती, पर किसी को तो उसमें रुचि हो, पूछे तो सही। वो अपनी ओर से बताने बैठ भी जाती जो झिड़कियों का अंबार लग जाता।
गई क्यों नहीं डॉक्टर के पास? चाय कम कर दो, मोटापा बढ़ रहा है मम्मी, डाइटिंग करना शुरू कर दो, सोना बात लो जाकर, बहुत फायदा होगा। सुझाव सुझाव सुझाव, ये कर लो वो कर लो। जब बिस्तर पर पड़ी होगी तो एक भी बच्चा पास नहीं भटकेगा। उन्हें फुर्सत ही नहीं होती। हरीश भूले भटके भी नहीं पूछते कि उसे क्या तकलीफ है, ना स्वयं डॉक्टर के पास उसे लेकर जाएंगे। बस जवाब होगा कि जिसको कहो उसको फ़ोन कर दूं। अच्छा, फला डॉक्टर? अरे वो तो मेरा अच्छा परिचित है, लायंस क्लब की मीटिंगों में उससे अक्सर मुलाकात होती रहती है। ठीक ही तो है, पैसा और वक्त साथ साथ कैसे दे सकता है कोई। हौस ही रह गई कि उसकी तकलीफ की भनक लगे और सारा घर होशो हवास खो बैठे कि खुदा न खास्ता उसे कहीं कुछ हो गया तो हरीश की दीन दुनिया उजड़ जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। लेकिन कहीं कुछ नहीं होता, सबके दिल पोढ़े हो गए हैं। वो जिंदा रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है। कहाँ तो एक वक्त था वो कहती सिर भारी हो रहा है और हरीश काम धाम छोड़कर फौरन दबाने बैठ जाते। कहाँ वो भी वक्त था जब उफ, एक वक्त था, वो वक्त था, ऐसा था तैसा था, बस यही असंतोष दिमाग में कोल्हू के बैल की तरह उसे पेड़ता रहता है। दूसरों को प्रश्नों के घेरे में घेरती अचानक वो स्वयं को प्रश्न हुआ पाती। सोचती अब ऐसा क्या हो गया उनके दरमियान, वो बदल गई या हरीश, बच्चे, समय, कारण, समृद्धि की व्यावहारिकताएं या उसकी निजता का व्यक्तित्व में परिणति या स्वयं के वर्चस्व को उपेक्षित अनावश्यक अनुभव करना या उसकी प्रौढ़ हुआई देह की आकर्षण खो चुकी निरंतर असक्रिय होती जा रही उमंग विहीन उपस्थिति या अच्छा दिखने बनने की कोशिश में जतन से ढक मूंद दी गई अपनी कुंठाएं जो सुई में तागा डालने की असमर्थता के चलते पैबंद सी उधड़ गईं। पर उसके भीतर तो अभी तक हरीश के लिए आकर्षण स्रोत सूखा नहीं। तभी तो वो उनसे संबंधित मामूली मामूली सी बातों को गहरे अनुभव कर उद्वेलित हो उठती है और वे निर्लिप्त बने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। चाहे जो पहन ले, चाहे जैसे तैयार हो ले, उनकी दृष्टि ठिठकती ही नहीं। उनके संवेदना स्रोत सूख गए, उलझ गए, बट गए, यांत्रिकता लील गई। वो बात नहीं रही तो फिर रिंकी के लिए कैसे प्रशंसा भाव टपकता रहता है आंखों से। उसके लिए भावनाएं मर गईं, बेटी के लिए उमड़ी चली आती हैं। कैसे, कहाँ से? वाह, क्या मैक्सी पहनी है रिन्नी ने, पैटर्न इज रियली फैंटास्टिक। सिलवाई कहाँ से? कमबख्त उसकी साड़ी नजर नहीं आ रही। एलिगेंट से पापा। बाय द वे, मैक्सी का कसीदा पढ़ना छोड़िए और ये बताइए हम कैसे लग रहे हैं। बताते हैं, जरा अपना कान इधर लाओ। रहने दीजिए, हम समझ गए। क्या बेहूदगी है, बगैर बताए? कोई गंदी सी बात कहेंगे। अरे हम कुंवारे होते तो तुम पर जी जान से मर मिटे होते, ये कोई गंदी बात है बेटे? पापा छी, इसमें छी की क्या बात है? वैसे बात तो कुछ आप में भी है। पापा नहीं होते आप मेरे तो इतने धांसू व्यक्तित्व को अनदेखा करना मुश्किल होता मेरे लिए। कान फोड़ उठा के कमरे की छत से टंग गए, फानूस से पींगे लेते, फिरकी से घूमते। इतनी असंस्कारी बातें, भद्दी फूहड़ परिहासबाजी। जी महसूस कर रह गई। मुंह लगने से कोई फायदा नहीं। बस पढ़ने में दत्चित्त होने का नाटक करती, पत्रिका में चेहरा गड़ाए पिता पुत्री का प्रेमालाप सुनती रही। एक उसके लिए फुर्सत नहीं निकलती। उनकी बातें मैक्सी की प्रशंसा तक ही सीमित न रहती। अगले ही पल फलक बदलता। देश की खस्ता वित्तीय हालत पर गौर करते हुए वे शहर में लगी 7 ऑस्कर अवार्ड विजयी अंग्रेजी फिल्म से लेकर खुमैनी के आतंकवाद तक की चर्चा करते। मुड़ते मुड़ाते उनकी बातें पृथ्वी थिएटर में चल रहे एक प्रयोगवादी नाटक में दर्शाए गए वर्जनाहीन सेक्स संबंधों पर आ टिकती। हरीश को ऐसे सेक्स चित्रण बड़े गिजगिजे लगते और रिन्नी को यथार्थपूर्ण और मनोवैज्ञानिक। चर्चा में बोलने का उसका भी मन हुआ था, क्योंकि नाटक उसने भी देखा है और नाटक की बुनियादी बातों से उसकी ज़बरदस्त असहमति है। परंतु शरीक कैसे हो? कई दफ़ा पत्रिका के पृष्ठों से चेहरा उठा, तर्क होठों तक आए, किंतु वे दोनों उसकी कुछ कहने की बेचैनी का एहसास किए बगैर अपनी अपनी कहने को उतावले नजर आए। बल्कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि वे कमरे में उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ हैं। लेकिन
अगर उसी समय निखिल और विनय आ जाते तो वे दोनों बड़ी आसानी से उनकी बहस का हिस्सा बन जाते। उनकी उपस्थिति तत्काल दर्ज होती। कई दफ़े यही अनुभव किया है उसने। ऐसा नहीं कि उसका इस तरह से सोचना मात्र दिमागी फितूर है। वे क्यों नहीं उसे बहस में शामिल करते? बच्चे तो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी अपनी दुनिया है, किंतु हरीश कितने स्वार्थी हैं। वे बड़ी चतुराई से उनकी दुनिया में दाखिल हो उसका जीवंत हिस्सा हो लेते हैं, पर उसे उसे नितांत अकेला अप्रासंगिक बनाकर छोड़ देते हैं। पता नहीं बच्चों के मन में ये धारणा कैसे और कब बैठ गई कि पापा समय के साथ चलते मिलने जुलने वालों में से हैं, लेकिन उसका व्यक्तित्व लचीलेपन की इस विशिष्टता से एकदम खारिज है। वो ना उनके संग चल सकती है, ना सोच सकती है, ना बोल बतिया सकती है। क्यों सभी ने उसे चेतना शून्य मान समझ लिया? एक आहट कमरे के करीब आने लगी। दिल धड़का। शायद हरीश हूँ, चाय पीने नहीं पहुंची ना, ढुलक रहे आंसुओं को नहीं पोंछा। देख ही लें उसके भीतर घुमड़ती पीड़ा को। आखिर पति होने के नाते क्या उनका कोई दायित्व तो नहीं कि वे उसके दुख सुख की सोचें? पदचाप रसोई की ओर बढ़ गई। चट्टी मतलब स्लीपर की बेहद धीमी तालबद्ध चट चट किसी और की नहीं, हरीश की ही पदचाप है। सैकड़ों आहटों में से वो इस लयबद्ध पदचाप को पहचान सकती है, जो कभी उसके कानों में जल तरंग सी बज उठती थी, छाती में धड़कन सी। हिचकियां फूट पड़ी। लगा कि कमरे के करीब से गुजरने वाले ने जानबूझकर उसके कमरे का रुख न कर उसे जताने की चेष्टा की है कि उनकी दृष्टि में अब उसकी औकात देह से उतरी हुई उस श्रीहीन पोशाक जैसी है जो कभी बहुत प्रिय होने की वजह से अलमारी के किसी कोने में सुरक्षित तहाई रख दी गई है। बस फिर भी अपेक्षा बनी रही, कोई तो निखिल, वीनू या रिन्नी ही आकर देख ले। वीनू को भी कुछ होता जा रहा है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है। कहाँ तो उससे बिना मिले लिपटे चिपटे वो कॉलेज के लिए ना निकलता। वो लाख दुरियाती याद दिलाती कि अब वो जवान हो रहा, बच्चों जैसी हरकतें उसे शोभा नहीं देती। देखने वालों को भी विचित्र लगता है, मगर बेअसर वीनू एक ना सुनता। बछड़े के समान उसके पेट में मुंह गड़ाए बड़ी देर तक पड़ा रहता। वही अलग करती तो अलग होता। अब मैगी से उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, फिर उसकी आवश्यकता। केवल तब सब भागे भागे उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते और उसकी पुकार बजती जब कोई नौकर काम छोड़कर चल देता। उनके चेहरे उड़े हुए रंग वाले होते। उनके भीतर दुबका सामंत बेरोजगार को खोजने लगता। मम्मी मिला कोई? आप पैसों का रोनाई लेकर बैठी हैं। अरे आजकल तो 150 रुपये पर गाड़ी धोने वाले भी नहीं मिलते। घर का काम करने वाले 1000 रुपये से कम क्या लेंगे? किस मुगालते में हैं? जो मिले फौरन रख लीजिए। आईएएस का साक्षात्कार लेने न बैठ जाइएगा। अब आपसे तो काम होने से रहा, घुटनों में दर्द रहता है। वो सब समझती है, किसी के बूते कुछ होता नहीं। ये सारी खैर ख्वाही उसी की चापलूसी है। उसे क्यों बुरी लगती है बच्चों की बातें? हरीश भी यही आरोप लगाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। ये सच होता तो पहले उसके मन में उनके विरुद्ध वितृष्णा भाव नहीं उपजता। वो अपने बच्चों की माँ थी, सिर्फ उनकी ज़रूरत नहीं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करती हुई भी। वे उसके डैनों के नीचे दुबके सुरक्षित बाढ़ लेते चूजों से चोंच में चोंच डाले। सारा कार्य व्यवहार गले तक थका अघा देने के बावजूद असंतुष्ट न करता। लेकिन शायद उसकी परिभाषा गलत थी। माँ उपयोगिता का ही पर्याय है। ये उपयोगिता ही उसकी अहमियत है। उपयोगिता ही उनके मध्य पुल है, जुड़ाव लगाव का पुल। किंतु हरीश और उसके दरमियान तब कौन सा ऐसा पुल था जो तब जरूरी था और अब उसकी आवश्यकता ही नहीं रही? रात उसके निस्संग आचरण पर वे किस कदर नाराज हो उठे थे। निखिल बड़े शौक से लड़की दिखाने घर लाना चाहता है और तुम्हें देखने में दिक्कत? मुझे किसी बात पर कोई दिक्कत नहीं तो फिर निखिल क्यों परेशान है? निखिल जाने। शकुन, लड़की निखिल को पसंद है, तुम्हें पसंद है, निखिल ने उसके साथ ब्याह करने का निर्णय कर लिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर देखने दिखाने की फालतू औपचारिकता क्यों? तारीख निश्चित कीजिए और ब्याह कर डालिए। हरीश का चेहरा और स्वर दोनों ही तमतमा उठे। तुम्हें हो क्या गया? एक तो बोलोगी नहीं, बोलोगी तो जड़ों में मट्ठा डालती हुई सी। इसीलिए चुप रहना बेहतर समझती हूँ। करूँ क्या? लोकापवाद
मान प्रतिष्ठा के बारे में मैं कुछ ज़्यादा ही सोचती हूँ। बड़ी बहन सिर पर बैठी मूंग दल रही है, चिंता निखिल को है। उसे लगा कि उसके अचूक तर्क पर वो निहत्थे हो उठेंगे, बोलती बंद हो जाएगी उनकी, लेकिन भ्रम निरर्थक साबित हुआ। मूर्खता भरी बातें करती हो। रिन्नी की कैसी चिंता? रिन्नी अभी अपने कैरियर में जुटी है, उसे अपना भविष्य बनाने दो। निखिल ब्याह करना चाहता है, उसे घर बसाने दो। कल रिन्नी ब्याह करना चाहेगी तो उसका ब्याह इसलिए रुक जाएगा कि उसके छोटे भाई का ब्याह उसके ब्याह से पहले हो गया। सामाजिक मान प्रतिष्ठा क्या उसकी अकेले की है? टप टप आंसू गिरने लगे। सभी बैठे थे कमरे में। बच्चों के सामने ही लताड़ दिया, उसकी सोच को नकारात्मक साबित करके। बच्चों के मन में एक तो पहले ही उसकी परवाह नहीं, तनिक दिखावे की लाज लिहाज शेष है, वो भी जाता रहेगा। रात बहुत कोशिश की, बगैर कंपोज खाए नींद आ जाए। बड़ी देर तक करवटें बदलते रहने के बाद गोली गटकनी ही पड़ी। लगता कि हरीश घड़ी दो घड़ी उसके पास आकर बैठ जाएं, हौले से माथे पर हाथ रख दें तो शर्तिया उसे कंपोज खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले पढ़ती थी, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती। आजकल ठीक उल्टा हो गया, पढ़ने से डरने लगी। पढ़ते रहो, आंखें जलने लगेंगी, माथा टनकने लगेगा, मगर नींद नींद कोसों दूर खड़ी ठहाके भरती रहेगी, उपहास उड़ाती। हरीश कमरे में नहीं है तो जरूर नहान घर में होंगे। अनुमान सही निकला, वे नहान घर में ही थे और दाढ़ी बनाने की तैयारी में ब्रश भिगोते दिखे। वो दरवाजे पर पहुंची नहीं कि शीशे में उसकी प्रतिच्छवि देख तपाक से बोले, गुड मॉर्निंग मैडम। प्रत्युत्तर में वो फीकी सी मुस्कुराई। भापने की कोशिश की कि क्या शीशे में से हरीश ने उसकी अनमनाहट पर गौर किया। जो छवि उन्होंने शीशे में देखी उसका उखड़ापन पकड़ में नहीं आया, बस गुड मॉर्निंग मैडम कहकर रह गए। वो न दिखी हो, कोई पड़ोसी दिख गया हो जैसी औपचारिकता। अगले ही पल उसकी उपस्थिति से कह जिस व्यस्त भाव से गालों पर साबुन का झाग फैलाने में तल्लीन हो गए, उसे बुरा लगा। दाढ़ी कहीं भागी जा रही है? 1 मिनट मुड़कर उसे देख नहीं सकते? मुड़कर न सही, शीशे में ही दोबारा देख लेते। वो चाय पर क्यों नहीं आई, ये जानने की कोई उत्सुकता नहीं। ब्रश घूम रहा है, ठुड्डी, गला, कनपटियाँ। अरे हाँ, याद आया, उस खूसट के यहाँ आज शाम डिनर पर चलना है ना? चलो, याद आया। याद दिलाने ही आई थी, गुस्सा ताक पर रखकर। कहीं ऐसा ना हो कि दफ्तर निकल जाए और वहाँ जाने के बाद बात याद ही ना रहे। कई दफ़े ऐसा हुआ। उसने सोचा कि हरीश को याद रहेगा, फ़ोन भी नहीं किया। पता चलता कि वो तैयार बैठी प्रतीक्षा करती रही और आप चले आ रहे हैं डिनर विनर खाकर। शकुन ऐसा हुआ कि एक क्लाइंट का मूड आ गया कि खैबर में चलकर डिनर करते हैं। मैं क्यों तैयार होकर बैठी थी फिर? तुम? सोचने का नाटक। माई गॉड, आई एम सॉरी शकुन, एकदम भूल गया। उसके साथ जाने के अवसरों को ही कैसे भूल जाते हैं? रिन्नी के फैशन शो नहीं भूलते। शायद उसके साथ जाने वाली बात उन्हें महत्वपूर्ण लगती है ना, सुखद। ऐसे मौक़ों पर अक्सर शिकायत उससे ही होती कि जब वो जानती है कि वे कार्यक्रम भूल जाते हैं तो वो उन्हें एहतियातन फ़ोन पर स्मरण क्यों नहीं करवाती। अब वो नहीं समझेगी तो कौन समझेगा कि वे कितने कितने व्यस्त रहते हैं। दिमाग एक साथ 50 ट्रैक पर चलता रहता है। सोचो शकुन, मैं अकेला क्या क्या करूं और क्या क्या याद रखूं। अब तो ऐसे झींक झांक जाने में उसे दिलचस्पी नहीं रही। उछाह ही मर गया। दूसरों के पतियों को देखकर और कुढ़ कुठारी इस उम्र में भी हर जगह बीवी को बगल में दबाए किशोर किशोरियों से चिपके घूमते हैं। कितनी ही बड़ी पार्टी हो, कितने ही लोग हों, बीवी के कंधे से हाथ नहीं हटता एक क्षण के लिए भी। इनसे कहो तो जवाब में बंदूक से छूटी गोली से छलनी कर देंगे। मोहब्बत भी साली कोई दिखाने की चीज़ है? दिखाने की चीज़ नहीं होती तो पहले कैसे कमर में हाथ डाले, सटाए, चिपकाए समुद्र तट पर घूमते रहते थे? कितने बजे बुलाया है उस खूसट ने? खूसट बेहुदा विशेषण औरों को पहनाने का बड़ा शौक है। तुम्हारी चुप्पी सब ऊब होने लगी है, मुंह क्यों सिल लेती हो? आ गए ना अपनी असली औकात पर। ऊब तो होगी ही। अब पहले जैसा सुख देने की सामर्थ्य जो नहीं रही उसमें। करारा जवाब देने को जी तिल मिलाया, जवाब पिए रही, असंतोष के उद्वेग को भी। सामने कतई नहीं विगलित होना चाहती। वे आंसू जो कभी होंठों पर मोती से झेल लिए जाते थे अब परनाले से बहते रहते, कोई अंतर नहीं पड़ता। 8 बजे पहुंचना है। मुड़ ली वहां से हट जाने को।
बच्चों से कार्यक्रम तय कर लिया? उनके सामने ही तो कल फ़ोन आया था मेजर का। रिन्नी से बात भी हुई थी अंकल की। ठिठक कर जवाब दिया। ज़्यादा देर रुकना मुमकिन नहीं, संभालना मुश्किल हो रहा। कमरे में पहुंचकर भुक्का फाड़ कर रोना चाहती है, जैसे वो एकदम से अनाथ हो गई हो। ये कमबख्त दीनू कहाँ मर गया? कमरे के भीतर नहीं हो पाई कि झम्म से हरीश का झुंझलाया स्वर कंधों पर कूदा। कपड़े तैयार करके रखे कि नहीं बेवकूफ़ ने? भेजो जल्दी उसे, मैं नहाने जा रहा। शावर की शू शुरू हो गई। नहान घर का दरवाज़ा बे आवाज़ बंद हो गया। विचित्र संयम है। दीनू कहाँ मर गया कमबख्त? कहीं बाजार बाजार तो नहीं चला गया? आजकल मैगी उसे बाहर के कामों में खूब दौड़ाने लगी है। कितनी बार समझाया कि सुबह सुबह उसे किसी अन्य काम के लिए ना भेजा करे। याद आया सहसा, रिन्नी को बटर में ही ऑमलेट खाना है, सो दीनू को बटर लाने के लिए सोसाइटी दौड़ाया होगा मैगी ने। वही कपड़े निकाल दे, दीनू नहीं है तो क्या हुआ? पाँव राहदरी में ठमक गए। दीनू ने कपड़े नहीं निकाले तो दीनू को आवाज़ लगाने की बजाय उससे साधिकार कहा जा सकता था कि शकुन जरा मेरे कपड़े निकाल कर रख दो। जब दीनू नहीं था तब कौन निकालता था कपड़े? कौन करता था जूतों पर पॉलिश? पहनाती तक अपने हाथों से थी। तब वक्त और था, उसके बगैर चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाते थे। शकुन शकुन की रट लगी रहती, जैसे देह वे, देह के दोनों बाजू वो। हरीश के कमरे के सामने पहुंचते दीनू टकरा गया। जानते हुए भी कि वो कहाँ गया था उसने डांट लगाई। सुबह सुबह कहाँ गायब हो जाते हो? जानते नहीं साहब को जल्दी होती है। जी जरा सोसाइटी तक। आइंदा ख्याल रखना, बिना मक्खन के रिन्नी मर नहीं जाएगी। समझ नहीं पाई कि एकाएक उसे क्या हो गया। कुछ देर पहले खिसियाई बुझी रुआंसी हो रही थी और इस वक्त उसके दिमाग की नसें तनाव में खिंची फटने फटने को हो रहीं। रक्तचाप कभी एकदम नीचे आ जाता है तो कभी एकदम से ऊपर। हालांकि अब पहले की अपेक्षा वो काफ़ी स्वस्थ है। मेजर के सुझावों पर उसने पूरी निष्ठा से अमल करना शुरू कर दिया है। उठते ही पानी पीती है, टहलने जाती है। इधर उसने योग की कक्षाओं में जाना भी शुरू कर दिया है। एलोपैथिक दवाइयाँ एकदम बंद कर दी। पिछले दिनों घुटनों में तकलीफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। मेजर उसे कैंपस कॉर्नर के प्रसिद्ध होम्योपैथ डॉक्टर जरीवाला को दिखाने ले गए। उन्हीं से दवा ले आई। काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेजर तकरीबन रोज़ फ़ोन करके उसके घुटनों के दर्द के बारे में पूछ लेते। पूरे दिन में वही एक सुखद घड़ी होती। मेजर की अपने बारे में इतनी चिंता उसे अच्छी लगती। हताश फीकी बेस्वाद जिंदगी में, अवहेलनापूर्ण उपेक्षित दिनचर्या में, जैसे वे प्राणों में ऊर्जा के स्फुरलिंग फूंक देते हों। वर्तमान से पूर्णता कटी हुई वो कुछ क्षण ही सही जीने लगती। जीना चाहती है पर एकाएक तनाव स्खलित होने लगा। मेजर की पार्टी में जाना है और उसे कुछ अनर्गल कुछ नहीं सोचना। कोलाबा का मिलिट्री क्षेत्र, अंग्रेज़ों के ज़माने का मेजर का पुराने आकार प्रकार का खपरेलों वाला खूब बड़ा खुला सा बंगला। बंगले के चारों ओर से घिरे विस्तृत चौकोर लॉन, घर को अपनी बलिष्ठ भुजाओं में समेटे हुए सा। पार्टी का आयोजन बाएं लॉन में था। वर्दियों की गरिमा को ढोती सकून भरी गहमा गहमी। अच्छा लगा। सेना की पार्टियां उसे बड़ी सलीकेदार और जीवंत लगती हैं। उन्हें अपनी अहमियत के साथ साथ दूसरों की अहमियत को भी जीना आता है। कोई कटकर खड़ा नहीं रह सकता। अलमस्ती भरा वातावरण आहिस्ता आहिस्ता खींचकर सभी को अपने में शरीक कर लेता। ऐसे में उसकी अलग थलग बने रहने की जिद कायम नहीं रह पाती। मेजर की व्यस्तता अति व्यस्तता अनिवार्य थी, लेकिन जैसे ही उन पर नजर गई स्वागत का स्रोत फूट पड़ा। उस पर से तो दृष्टि हटाई नहीं हटी, टकटकी बंद गई। वो संकुचित होने लगी। किसी के देखने में कुछ ऐसा होता है जैसे वो अपने आप में समोए ले रहा हो, पिए ले रहा हो। उत्ताल तरंगों का आमंत्रित करता सा चुंबकीय आत्मघाती आकर्षण। सिहरन की मीठी तीखी धार सनसनाती सी देह को गुदगुदा गई। आई नो, यही होने वाला था। अंकल मम्मा को देखेंगे तो बस स्तब्ध देखते ही रह जाएंगे। रिन्नी ने मेजर के कंधे से टिककर अपने कंधे उचकाते हुए टिप्पणी की तो मुग्ध मेजर अपने से उभर कर बुदबुदाए, कौन नहीं होगा? अंकल, मैं और पापा तो मम्मा को तैयार देखकर बेहोश होते होते बचे। सच कहूँ अंकल, मुझे तो मम्मी से जलन हो रही। रिन्नी ठुनकी। आज पार्टी में मेरे चांस गए। सो तो है बेटे, मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, सॉरी। मेजर ने सहानुभूति से उसे चपत लगाई। सुनकर वो लजा गई।
डिन्नी के बोलने में उसे आज अन्य दिनों की भांति बेहयापन नहीं लगा, ना ही छिचलापन। हरीश ने मेजर का हाथ अपनी मुट्ठी में भर लिया और शरारत से आंख दबाकर चुटकी ली। यार, तुम अपना तबादला स्थायी रूप से बंबई ही करवा लो ना। भाई, मैं तो तुम्हारी सोच के गम खा लेता हूँ, वरना नौकरी छोड़ दूँ, शहर ना छोड़ूँ। मेजर ने जवाब में चुटकी ली तो सभी मिनटों तक ठहाकों में घिरे रहे। परिचयों की कड़ियाँ जुड़ती चली गईं। वो मिसेस राठौर से आज की पत्र पत्रिकाओं की बढ़ती हुई मसालेबाज प्रवृत्ति को लेकर उलझ गई। उनका कहना था कि पत्र पत्रिकाओं का अब एकमात्र उद्देश्य बिक्री बढ़ाना, पैसे कमाना रह गया है। उन्हें मूल्यों से कोई मतलब नहीं। अखबार, जो किसी जमाने में जन सामान्य की अभिव्यक्ति का मंच हुआ करते थे, अब नहीं रहे। उसका जवाब था कि अखबारों या पत्र पत्रिकाओं में इस प्रवृत्ति के विकसित होने में 100% हाथ जन सामान्य की छिछली अभिरुचि का है। वे अपने यथार्थ से पलायन चाहते हैं, इसीलिए वे रोमांचक पढ़ना चाहते हैं, चटपटा पढ़ना चाहते हैं, जो उन्हें यथार्थ से राहत दिलाए। फिर जो पाठक चाहेगा वही तो पत्र पत्रिकाएं देंगी। आखिर वे अखबार छापते किसके लिए हैं? न खरीदने लोग ऐसे अखबार। फिर देखिए। नहीं, ये विदेशी ट्रेंड अपनाने का नतीजा है, मिसेस राठौर ने प्रतिवाद किया। एक्सक्यूज़ मी, तभी दखल देते से निकट मेजर आ खड़े हुए। झुककर उसके कानों में फुसफुसाए, कहाँ फंसी हो? वहाँ पकड़कर खींच ले गए उसे महिला मंडल से बाहर। कुछ देर तुम्हारे साथ एकांत में बैठने का मन है। वो इस आग्रह से पता नहीं क्यों उदास हो आई। कहाँ? वे इधर उधर दृष्टि घुमाकर एकांत तलाशने लगे। उधर चलें? एकांत शब्द में सैकड़ों सैकड़ों पंख हैं। अंतरिक्ष की ऊंचाई नाप लेने की सामर्थ्य रखते पंख। पंख टटोलने को उसने अपने कंधों को छुआ। चलिए, उसने जैसे अपनी मर्जी को उनके संकेतों पर छोड़ दिया। कितना अरसा हो गया है मेजर से एकांत में बातें किए हुए। आते हैं तो सबकी मौजूदगी में वे अकेले नहीं हो पाते। वो भीतर ही भीतर कसमसाती रहती है, उस संग के लिए जहाँ वे सिर्फ दो व्यक्ति हो सकें, अपने अपने घेरों से निकलकर एक दूसरे की सुन सकें। बहुत कुछ दबा पड़ा है जहन में, उन्हें सुनाना चाहती है। विश्वास है मेजर उसकी पीड़ा को महसूस करेंगे। उनके अतिरिक्त किसी से कह भी तो नहीं सकती। लोग यही समझते हैं कि उनसा सफल दंपत्ति दूसरा नहीं। असत्य। कितनी तन्हा खड़ी है उम्र के इस मोड़ पर, जहाँ ना वो पत्नी रही है, ना बच्चों की माँ, ना जीवंत वजूद। बैठो, लाओ ये थम्सअप का गिलास दे दो। क्यों? मैं तुम्हारे लिए वाइन बना के ले आता हूँ। अरे नहीं, वो सकुचाई। गिलास दो तुम। उन्होंने गिलास साधिकार उसके हाथ से ले ही लिया और बार की ओर बढ़ गए। ना नुकुर एकदम बहाना था। बहुत पहले से उसका मन हो रहा था कि वो थम्सअप में थोड़ी सी रम मिलवा ले, लेकिन अपने आप कहे किससे? कोई मन को पढ़कर जबरदस्ती गिलास पकड़ा दे तो बात और होती है। अपनी इच्छा को बहाना मिल जाता है कि फलां का आग्रह है तो कैसे टाले। फिर यहाँ तो बात ही और है। अधिकांश अधिकारियों की पत्नियों ने कुछ ना कुछ ले रखा है। जब वो थम्सअप ले रही थी तो सुनीता, श्रीमती मेजर ने उस पर कटाक्ष भी किया। दकियानूस मत बनो, मैंने तो सोचा था कि अब तक तुमने पार्टी के तौर तरीके सीख लिए होंगे, अपने गंवई गांव से बाहर निकल आई होगी, मगर देख रही हूँ मामला आगे नहीं बढ़ा। वो प्रतिक्रिया में हौले से मुस्कुरा भर दी। बुरा नहीं लगा उसका कटाक्ष। सभी का यही अनुमान हो सकता है। व्यापारी वर्ग के विशेष रूप से मनोरंजन यही होते हैं, दिखावटी तमीज़ और तहजीब भी। लो, चीयर्स करो। मेजर ने गिलास उठाया। घूंट भरते हुए दोनों के दरमियान अपने अपने भीतर गुम हो जाने की हद तक चुप्पी आ दुबकी। कैसे बात शुरू की जाए? एकांत पाने की कामना कितनी प्रतीक्षित थी। अब जब एकांत उनके दरमियान है, अचानक बातों का सिरा ही कहीं गुम हो गया। वो तो चलो ठीक है, किंतु सदैव बोलते बतलाते रहने वाले मेजर भी मौन हैं। दृष्टि बेमतलब उठी और कनखियों में लॉन की गहमा गहमी में भटकने लगी। हरीश, कर्नल बत्रा के साथ, अन्यों को वो नहीं पहचानती, बैठे रमी खेलने में तल्लीन दिखाई दिए। डिन्नी डांस के गोल में थिरकती रूसी बैले की किसी कुशल नर्तकी सी सबसे अलग लयात्मकता में झूमती दिखी। शकुन समझ ही नहीं पाई कि मेजर ने एक लंबा निश्वास भरा है या उसे पुकारा। कोई पुकारता भी नहीं, पर अनायास ऐसी अनुभूति होती है जैसे किसी ने पुकारा। यह उसका भ्रम नहीं, मेजर ने उसे सचमुच पुकारा था। वे बोल रहे थे।
मैं इस दरमियान बहुत टूटा हूँ शकुन, बहुत मरा हूँ। बहुत सहेज के रखा है मैंने अपने को, यही सोचकर कि सुनीता को मेरी ज़रूरत ना सही, आदिम और करुणा को तो है। सुनीता? वो अविश्वास से चौंक पड़ी। उसने गर्दन उठाकर मेजर का चेहरा देखना चाहा। अंधेरे ने उसके चेहरे को अपने अंक में डुबोकर उन्हें मात्र आकृति के आभास में बदल दिया, या दुख से कातर उन्होंने स्वयं अपना चेहरा छिपा लिया। वे बोलते ही जा रहे थे। उसकी एक हथेली उनकी मुट्ठी में भिज गई। लगता है उसने जिंदगी को सोचना अधिक शुरू कर दिया है, जीना कम। जीने की कृपणता में वो मरती जा रही है। पता नहीं कैसे पहले वाली सुनीता अब संशय, विरक्ति, उपेक्षा और स्वार्थ की प्रतिमूर्ति बन गई। बहुत निकालने की कोशिश करता हूँ कि वो अपने खोल से बाहर आना ही नहीं चाहती। अपने में सिमट कर वो अपने से बाहर कुछ भी नहीं सोच पाती। प्रौढ़ता को उसने हताशा की खो बना लिया है। सोचती है कि उसके जीने के दिन चुक गए। नहीं समझती कि उम्र के हर मोड़ का अपना रंग होता है, ऊष्मा होती है। उसे जीने की, जी लेने की ललक तो अपने भीतर होनी चाहिए। ललक को हम जबरन मार डालेंगे तो सिवाय जड़ता के हमारे पास शेष क्या बचेगा। उसने अपने चारों ओर जड़ता की दीवार खड़ी कर ली। मैं इस जड़ता से ऊब चुका हूँ शकुन, ऊब गया हूँ बेहतर है। बच्चे तक उससे कट गए, उससे दूर दूर रहते हैं। मेरा कहीं निकल भागने को जी चाहता है। मैं जीना चाहता हूँ, मैं जी नहीं पा रहा। लगता है एक और भयंकर युद्ध हो पाकिस्तान के साथ और मैं बचकर ना लौटूं। उसकी गर्दन भीग रही थी। मेजर का चेहरा बेचैनी से कसमसा रहा था। थर्राते हुए होठों से झड़ते गीले गीले से शब्द उसके कंधों पर पिघलते हुए मोम से टपक रहे हैं। ये मेजर का चेहरा है या हरीश का? वो अपने ही बारे में तो नहीं सुन रही? चाहती है हौले से उस चेहरे को थपथपा दे, बालों में उंगलियां फिरा दे, लेकिन कैसी तसल्ली देना चाहती है वो? क्या बता सकती है वो? वो खुद कितनी कृपण है, बंद, अपने में सड़ी हुई। नहीं नहीं, मैं जीऊंगी। उसके होठों पर अनायास बुदबुदाहट फूटी। अभी आप सुन रहे थे चित्रा मुदगल जी की लिखी हुई कहानी अपनी वापसी। प्रत्येक प्रौढ़ होती महिला को सबक देती हुई सी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।